या सो वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी जब भी इस लेक्चर को देख रहा है उस हिसाब से। ओके, तो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 2 फॉर क्लास 12th। लास्ट लेक्चर मैंने जो लिया था उसके अंदर मैंने आपको जो अकाउंट्स का सिलेबस है, तो अकाउंट्स का सिलेबस मैंने आपके संग पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। उसके अलावा मैंने पार्टनरशिप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था, जिसके अंदर पार्टनरशिप की डेफिनेशन मैंने आपको बहुत समझाई थी अच्छे से। साथ में मैंने आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में थोड़ा सा बताया था। एक बार उसको देख लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सो यस, दिस इज़ द पेज जो हमने लास्ट डिस्कस किया था। ये पूरा हमारा सिलेबस है जो आपके सामने दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए होता है 60 मार्क्स का, देन पार्ट बी होता है। तो ये मैंने सारे आपको चैप्टर्स बताए थे, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, फालतू टाइम वेस्ट होगा। देन पार्ट बी के मैंने आपको चैप्टर्स यहाँ पे बताए थे। देन कंपनीज का आपको मैंने बताया था, कंपनीज भी आता है आपका पार्ट ए के अंदर। फिर मैंने आपको एग्ज़ाम की थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आपको बोली थी कि जब भी आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने बैठें तो पार्ट बी को पहले उठाएं, क्योंकि ईजी होता है, कन्वीनियंटली आपको ईजी पड़ता है और आपका 20 नंबर जो है स्कोरिंग हो जाते हैं आपके काफ़ी ईजी वे में। तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देन पार्ट ए में आपको जो पहले ज़्यादा अच्छे से आता है पार्टनरशिप या कंपनीज, उसको आप दोबारा से फिर उठा लें। ओके, चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं कि मैंने पार्टनरशिप का आपको सबसे पहले मीनिंग समझाया था। ये हमारी डेफिनेशन होती है पार्टनरशिप की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है सर, एग्रीमेंट का मीनिंग मैंने आपको पूरा डिफाइन किया था कि एग्रीमेंट जो डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिफाइन है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, उसे बोलते हैं हम लोग एग्रीमेंट। तो सर प्रॉमिस क्या होता है, मतलब यहाँ पे एग्जांपल लिया था मैंने कि एक्स है, गाड़ी अपनी बेचना चाहता है 2 लाख में वाई को, वो क्या एक प्रॉमिस है, और वाई ने भी सेम प्रॉमिस किया कि वो गाड़ी खरीदेगा 2 लाख में एक्स से, तो वो भी एक प्रॉमिस है। दोनों को मिला दिया सेट ऑफ प्रॉमिस। कंसिडरेशन क्या होता है सर, जो बदले में मिलता है, समथिंग इन रिटर्न। तो एक्स को गाड़ी के बदले में क्या मिलेगा सर, 2 लाख मिलेंगे, और वाई को 2 लाख के बदले में क्या मिलेगा सर, गाड़ी मिलेगी। तो दोनों के लिए कंसिडरेशन भी है यहाँ पे। तो ऐसे ही पार्टनरशिप में जो होता है वो एक एग्रीमेंट होता है प्रॉपर, इसके अकॉर्डिंग। ओके सर, देन मैंने आपको एक और बात बताई थी, सेक्शन एक और चीज़ बोलता है कि एग्रीमेंट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। सर ओरल होगा तो दिक्कत आ सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, डिस्प्यूट हो सकते हैं, और रिटन होगा तो वो बेस्ट होगा। ऑब्वियसली वहाँ पे सारी बातें पहले क्लियर होंगी आपको। नेक्स्ट आपको बताया था मैंने कि एग्रीमेंट कितने लोगों के बीच में होना चाहिए, कम से कम 2 और ज़्यादा हो सकते हैं। सर 2 के होने चाहिए, क्योंकि 1 होगा तो वो प्रोपराइटर हो जाएगा। और मोर का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम हो सकते हैं। देखिए सेक्शन 464 ने डिफाइन किया कि मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं, नहीं तो इलीगल एसोसिएशन बन जाएगा। ठीक है सर, देन आपको बताया था कि एक बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस का मतलब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग का होना चाहिए, अदरवाइज वो बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। लाइक आपने एक ऑर्फनेज खोला जिसका ऑब्जेक्टिव जो था सोशल वर्क का था, तो वहाँ पे मैं बोलता हूँ कि पार्टनरशिप जो है वो नहीं बनेगी। देन आखिरी बात मैंने आपको बताई थी, ये सब तो आपको पता ही है, कि म्यूचुअल एजेंसी या प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होना वहाँ पे ज़रूरी है। अगर कोई पार्टनर कोई भी एक्ट करता है तो उसके लिए जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो भी लायबल हो जाएंगे। एंड लास्ट में मैंने आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया था, एंड आई टोल्ड यू अबाउट द पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड जो होती है वो क्या होती है, उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने लिखे हैं। देन आपको बताया था इफ़ डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ द डीड, और इफ़ देर इज़ नो डीड, देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आके वहाँ पे रेजोल्यूशन करवाते हैं। उन्होंने क्या बोला था, 4 बातें बोली थी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देंगे, सैलरी बोनस कमीशन रेम्युनरेशन नहीं देंगे। और सर एक बात मैं आपको और लिखवा देता हूँ यहाँ पे, एक और चीज़ होती है, उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर के लोन पे जो इंटरेस्ट होगा वो दिया जाएगा, बट इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, इससे ज़्यादा नहीं देंगे।
तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलना चाहूँ तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, इन शॉर्ट इसको कंक्लूड करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, एंड जो प्रॉफिट और लॉस होगा दैट विल बी शेयर्ड इक्वली। उसके अलावा अदर देन दैट कुछ और नहीं दिया जाएगा। एवरीथिंग will be restricted except for interest on loan which will be given at 6% per annum, and the profit and losses will be shared equally by the each partner. Is it okay? यस सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी हमको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आज का डिस्कशन इसके आगे की बात करके चलेंगे। अब देखिए यहाँ फंडामेंटल के अंदर हम लोगों को क्या क्या बातें पढ़नी है उसका एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमको यहाँ पे क्या क्या डिस्कशन करना होगा। ओके, कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे जो हम लोग फंडामेंटल्स के अंदर पढ़ के चलेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है हमारा, जिसका नाम होता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड के ना होने की वजह से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के क्या प्रोविजन लगते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और उसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, देयर इज नो डीड, और इन द एब्सेंस ऑफ डीड, एब्सेंस ऑफ डीड क्या प्रोविजंस होंगे, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी द प्रोविजंस इफ देयर इज नो डीड और इन द एब्सेंस ऑफ डीड। ओके, पहला टॉपिक। देन नेक्स्ट जो बात करके चलेंगे हम लोग, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसकी जनरल एंट्रीज पास होती हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करके चलेंगे। नंबर थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैसे हम लोग चार्ज करते हैं, क्या मेथड्स होते हैं, क्या एंट्रीज बनेंगी, वो भी यहाँ पे बात करेंगे। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये क्या होता है? अच्छी चीज़ होती है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर, ठीक है सर और भी कुछ है? एक टॉपिक और है जो कि आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बार पूछा गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स, या जिसका एक और नाम होता है एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, ठीक है ना। तो ये कुछ आपके टॉपिक हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ के चलने हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखिए जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें से आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पास्ट एडजस्टमेंट में आते हैं और आए हुए हैं एग्ज़ाम में आपके। देन उसके अलावा जो गारंटी का टॉपिक है उसमें से भी एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन मिलेगा या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मिलेगा, या दोनों मिल सकते हैं आपको, ठीक है ना। ओके सर, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं, या पार्टनरशिप डीड वाले जो प्रोविजंस है, इतना ज़्यादा टेस्टिंग इनकी नहीं होती। ये तीन जो मैंने हाईलाइट आपके सामने किया है, टॉपिक नंबर 4, 5 एंड 6, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के
चलना पड़ेगा। ओके सर। तो सर आज हम लोग क्या पढ़ के चलेंगे, आप हमको बता दीजिए। आज हम लोग ना सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, ठीक है। ओके सर। सर पहले वो प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में, चलो मैं उसको भी लिखवा देता हूँ, एक एक करके सब बातें कर लेते हैं। प्रोविजंस एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, प्रोविजंस एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। in the absence of in the absence of partnership deed, in the absence of partnership deed, तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो क्या प्रोविजंस एज पर पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होते हैं, वो मैं आपको फेयर में लिखवा रहा हूँ। नंबर 1, तो जो पहला पॉइंट है वो ये है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be given, will be provided, no interest on capital will be provided। ओके सर। अच्छा एक और बात लिख लीजिएगा, टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को हो सर, भले वो एक्टिव हो, भले वो वर्किंग हो, भले वो स्लीपिंग हो, कोई भी पार्टनर हो, किसी को भी कोई किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा जब तक वो डीड में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। सर डीड ही नहीं बनाई तो ऑब्वियसली कोई इंटरेस्ट का जो पॉइंट है यहाँ पे अराइज नहीं होता। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स will be charged, no interest on drawings will be charged from any partner। सर जब आप इंटरेस्ट दे नहीं रहे तो आप इंटरेस्ट लेंगे भी नहीं। ओके, तो जब आप इंटरेस्ट दे नहीं रहे हैं तो आप इंटरेस्ट को चार्ज भी नहीं करेंगे। एंड सेम किसी भी एक्टिव हो, स्लीपिंग हो, डोमेंट हो, किसी भी तरीके का पार्टनर हो, किसी से भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, सिर्फ ये चीज़ दी जाती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन will be provided at the rate of 6% पर एनम, एंड वो भी सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, ना कि कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट। सर कुछ भी नहीं दिया जा रहा तो ये इंटरेस्ट क्यों दिया जा रहा है? देखिए एक बात आप पहले समझ लीजिएगा, आपने पढ़ा होगा कि 11th में आपने पढ़ा होगा कि कैपिटल जो होता है वो ओनर का पैसा होता है, ओनर्स फंड जिसे हम लोग बोल के चलते हैं, कैपिटल इज द ओनर्स फंड्स। बट जो लोन होता है, कैपिटल वर्सेस लोन की बात कर रहा हूँ मैं, कैपिटल जो होता है ओनर का पैसा होता है, बट लोन जो होता है ना वो आउटसाइडर का पैसा होता है, आउटसाइडर्स मनी। तभी तो उसको हम बोरोइंग बोलते हैं, उधारी बोलते हैं। हमने किसी से बोरो किया है, ठीक है, तभी उन्हें बोरोइंग्स बोला जाता है। तो जो कैपिटल होता है वो तो घर का पैसा होता है, ओनर का पैसा होता है, बट जो लोन होता है वो बाहर वालों का पैसा होता है, ठीक है। तो जब भी हम फर्म को कोई पैसा देते हैं, या तो वो कैपिटल के फॉर्म में देंगे, हम लोग कोई भी पैसा हम लोग फर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो वो या तो कैपिटल के फॉर्म में होगा या फिर लोन के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो जो पैसा कैपिटल के फॉर्म में होगा उसके ऊपर प्रॉफिट भी दिया जाएगा और उसी के ऊपर इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, ठीक है सर। एक बात सोचो, अंदर वालों के झगड़े में, घर वालों के झगड़े में बाहर वाला क्यों फंसेगा? सर ठीक बात है, झगड़ा तो घर में है, झगड़ा तो पार्टनर्स के बीच में है, तो सर ये बाहर वालों का पैसा
सर लोन का पैसा तो बाहर वाले का पैसा है ना, तो राइट्स कॉन्फ्लिक्ट्स तो पार्टनर्स के बीच में है, झगड़े तो पार्टनर्स के बीच में है, तो सर ये लोन के पैसे के ऊपर इंटरेस्ट क्यों ना दिया जाए? सोच के देखो ना, नॉर्मल सी बात है। ठीक है सर, ये तो घर का पैसा है, इसके ऊपर कुछ नहीं दे रहे हम लोग, कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं देंगे, किसी भी टाइप के इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। बट सर ये तो बाहर वालों का पैसा है ना। सर बाहर वालों का पैसा आप बोले जा रहे हो, पर लगाया तो पार्टनर ने है ना। बट देखिए, लगाने का तरीका अलग है। लोन इज़ अ लोन, भले वो पार्टनर ने लगाया हो, भले वो बैंक ने लगाया हो, किसी ने भी लगाया हो, लोन मतलब लोन होता है, और लोन को हमेशा आउटसाइडर्स मनी ही मान के काम किया जाता है, भले वो पार्टनर से लोन लिया हो हम लोगों ने, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, झगड़ा जो है घर में है, ठीक है, एग्रीमेंट नहीं हुआ, वो पार्टनर्स के बीच में नहीं हुआ, तो उस केस में लोन को हम लोग नहीं घसीटेंगे। इसलिए हम जो पार्टनरशिप एक्ट है उन्होंने बोला ठीक है कि लोन की बात है ना, तो लोन के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट को प्रोवाइड करके चलेंगे, बट उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पे रेट फिक्स कर दिया कि भाई साहब 6% से ज़्यादा इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। यस सर, ये बात समझ में आ गई है। उसके अलावा पॉइंट नंबर फोर्थ लिखेंगे आप, नो सैलरी स्लैश बोनस स्लैश कमीशन स्लैश किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन, किसी भी टाइप का रेम्यूनरेशन will be given to any partner, ठीक है। तो किसी भी टाइप का बोनस, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन किसी को भी नहीं दिया जाएगा अनलेस अनटिल डीड नहीं बनी हुई है। तो इन द एब्सेंस ऑफ डीड किसी भी प्रकार का सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन हम किसी भी पार्टनर को नहीं लेके चलेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट्स and losses will be shared equally. Profits and losses will be shared equally between all partners. तो सब लोगों के बीच में जो प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे वो हम लोग इक्वली बराबर बराबर शेयर करके चलेंगे, ठीक है सर। तो ये हमारा पहला जो टॉपिक है, provisions applicable as per Indian Partnership Act when there is no partnership deed and in the absence of the partnership deed, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे एप्लीकेबल करके चलेंगे। ओके सर, राइट सर, कोई डाउट नहीं है आपको यहाँ तक? ठीक है, ओके चलिए जी आगे बात करके चलेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है आपके सामने, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की यहाँ पे बात करके अब चलेंगे। यहाँ पे मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। तो पहला टॉपिक तो जो था हमारा ये था कि पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती तो क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। 5 बातें आपको लिखवाई हैं, यही आपको याद रखनी है। अब हम बात करके चलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सर कैपिटल क्या होता है, क्योंकि इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो किसके ऊपर दिया जाएगा? सर कैपिटल के ऊपर दिया जाएगा। सर कैपिटल का मतलब तो हमको पता है, मैंने पूछा क्या होता है। सर कैपिटल का मतलब तो ये होता है कि जो पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ओके सर, तो पार्टनरशिप में ओनर कौन है? सर पार्टनर्स ओनर है, तो पार्टनर ही तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो जो पैसा पार्टनर कंट्रीब्यूट करते हैं अपने बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में, उसे बोलते हैं कैपिटल। एकदम ठीक बात है। तो सर ये क्यों बता रहे हो आप? क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है ना, इसी कैपिटल के ऊपर दिया जाता है। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि सपोज करो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, सर ये चल रहा है 21-22, ठीक है। और 21-22 कब से स्टार्ट होगा? ये होगा 1 अप्रैल 2021 से, और ये एंड होगा सर 31 मार्च 2022 को। हाँ ठीक बात है।
और आज जो डेट है सपोज है 14 जून 2021। सर आज की डेट में मैंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, मैंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया अपने पार्टनरशिप फर्म में। अब एक बात बताओ, यहाँ से लेके जो फाइनेंशियल ईयर है वो मेरा 31 मार्च 2022 को ख़त्म हो जाएगा अगले साल। हाँ सर, ठीक बात है। मैंने 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है एज ए कैपिटल। तो एक बात बताओ, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्या वो पूरे साल का दिया जाएगा? क्या पूरे 12 महीने के लिए मुझे इंटरेस्ट दिया जाएगा? सर नहीं पता सर कितना दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे सुनिएगा बहुत ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट आप समझो। वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि ये टॉपिक आया ही क्यों, वाई देयर इज अ नीड ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सर नहीं पता। देखिए, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, ध्यान से समझना है इस बात को। आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तब आप उन 1 लाख रुपए का क्या करोगे? सर मैंने ना 2 ऑप्शंस आपको दिए। एक ऑप्शन है आपके पास, आप जाके एफडी करा दो उसकी बैंक में। तो 1 लाख रुपए की अगर आप एफडी करा दोगे तो बैंक उसके ऊपर आपको 8% पर एनम का इंटरेस्ट देगी, ठीक है। फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है ना एफडी का मतलब, तो इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो फिक्स्ड मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा आपको हमेशा, ठीक है सर। या फिर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लो, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लो 1 लाख रुपए से, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब समझना, आप दोनों काम साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके पास लिमिटेड है, दिस मनी इज लिमिटेड। आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए ही हैं, या तो आप 1 लाख का एफडी कर सकते हो या फिर 1 लाख रुपए से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप दोनों काम साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते। आप ऐसे ना बोलें कि सर हाँ दोनों काम कर लेंगे ना, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। तो इधर यू कैन ओपन एन एफडी अकाउंट इन अ बैंक और इधर यू कैन इन्वेस्ट सच 1 लाख इन योर बिजनेस। ओके सर, नाउ टेल मी वन थिंग, रिस्क ज़्यादा कहाँ पर है? सर इसमें तो कोई रिस्क ही नहीं है, नो रिस्क, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है ये तो, नो रिस्क। सर बैंक में पैसा रहेगा, प्लस सेफ है, और प्लस उसके ऊपर 8% आपको मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स्ड है, तो कोई रिस्क नहीं है, मस्त एकदम रिटर्न आते रहेंगे आपके पास 8% पर एनम हर साल। और यहाँ पे सर, यहाँ तो बहुत रिस्क है सर, यहाँ तो रिस्क ज़्यादा है। यहाँ पे सर लॉस होने का रिस्क है, लॉस हुआ तो जो मेरा पैसा है वो डूब सकता है, ठीक है ना, आई कैन लॉस्ट माई मनी। तो सर यहाँ रिस्क ज़्यादा है, और यहाँ पे जो हमारा पैसा है वो भी ख़राब हो सकता है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। तो कौन बेवकूफ़ होगा जो रिस्क लेके अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा? नहीं तो सभी एफडी में लगा लेंगे। सर यहाँ रिस्क ज़्यादा है, पर यहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ तो सर 8% ही मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलना ही नहीं है, बट यहाँ हो सकता है 15% भी मिल जाए, 20% भी मिल जाए, 25 कितना भी मिल सकता है। और सर हो सकता है यहाँ पे कुछ ना मिले बल्कि नुकसान और हो जाए, -10% हो जाए, -20% हो जाए, बिजनेस ही बंद हो गया, कुछ भी हो सकता है। बट अगर फेवरेबल पॉसिबिलिटी को लेके चलें तो रिटर्न्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो सर जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतने ज़्यादा आप रिटर्न भी कमाएंगे। मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, रिस्क लेते हैं और इन 1 लाख रुपए को बिजनेस में लगाते हैं, ताकि जो हमारे रिटर्न है वो ज़्यादा आए निकल के। बट सोचो ना, फिर भी कहीं ना कहीं मैं रिस्क तो लेके चल ही रहा हूँ अपने बिजनेस के साथ में। हाँ सर, अपने 1 लाख रुपए के साथ में मैं बिजनेस का रिस्क भी तो लेके चल रहा हूँ। तो मैं क्या बोलता हूँ आपसे, ठीक है, मैं अपने बिजनेस से बोला, मैंने कहा बिजनेस भाई एक बात सुनो, ये 1 लाख रुपए मैं तुम्हें दे तो रहा हूँ, ये 1 लाख रुपए तुम रखो, मैं तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर तो रहा हूँ, बट कल को मेरे को लॉस होने का रिस्क भी तो है। मैं तो सेफ था, मैं तो मस्त इसको एफडी में लगा रहा था और 8% मेरे को मिल रहा था। तो भाई एक बात बताओ, मैं तुम्हारे में इन्वेस्टमेंट क्यों करूं? तुम्हारे यहाँ तो रिस्क भी ज़्यादा है, तो तुम्हारे में इन्वेस्टमेंट करने से मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो हो सकता है लॉस भी हो जाए, मुझे तो एफडी में 8% मिल रहा था, तुम्हारे यहाँ क्या मिलेगा? तो बिजनेस बोलता है सर एक काम करो ना, आपको एफडी से 8% मिल रहा था ना, तो आप मुझसे भी 8% इंटरेस्ट ले ही लो,
ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए आया कि ये जो पैसा है ना, रिस्क लेके हम लोग लगा रहे हैं, तो जो जो इंटरेस्ट मुझे कहीं और से मिल सकता था, जिस इंटरेस्ट को मैं छोड़ रहा हूं, जिसे बोलता हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरा बिजनेस मुझे दे रहा है। हाँ सर, आती है बात समझ में, ठीक है ना। तो इसलिए इंटरेस्ट दिया जाता है, क्योंकि जो बिजनेस है उसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा है, प्लस मैं कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कर रहा हूँ जहाँ मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल के आ रही है, तो इसीलिए मेरे को बिजनेस वहाँ पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देके चलता है। ठीक है सर, ये आ गया बात समझ में, अच्छे से आ गई। ठीक है, अब सर ये तो हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है। अब मैंने आपसे पूछा था कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा डेट पे। तो सपोज आपने ये लीजिए, ये 14th को आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया, और आज आपने जो है 1 लाख रुपए, ये वाला 1 लाख रुपए यहाँ कंट्रीब्यूट किया 31 मार्च तक के लिए। तो क्या ये पैसा पूरे साल इन्वेस्ट रहा? नहीं सर, पूरे साल इन्वेस्ट थोड़ी रहा। ये तो सर जून से इन्वेस्ट हुआ है, और अप्रैल और मई तो निकल गया, हाफ ऑफ द जून भी निकल गया, तो लगभग 2.5 महीने तो निकल ही गए हैं। ठीक है, तो सर लगभग इस फाइनेंशियल ईयर के 2.5 महीने तो निकल ही गए हैं। तो ये पैसा अप्रोक्सीमेटली सर 9.5 महीने के लिए इन्वेस्ट रहेगा, 9.5 मंथ्स। हाँ, तो एक बात बताओ, मुझे इस पैसे को मैंने कहीं इन्वेस्ट किया होगा ना, तो इस पैसे से जो मुझे रिटर्न मिले होंगे, जो मेरी फर्म को रिटर्न मिले होंगे, वो 9.5 मंथ्स के मिले होंगे या पूरे 12 मंथ्स के मिले होंगे? सर 9.5 मंथ्स के लिए लगाया तो इतने के मिले होंगे ना, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर इंटरेस्ट भी कितना दूं मैं? सर 9.5 मंथ्स का ही इंटरेस्ट दूंगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, पहला पॉइंट, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड प्रोपोर्शनेटली इफ द कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन मिड, ओके, ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट किया जाएगा, वो अगर बीच में कहीं लगाया तो वो प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट किया जाएगा। राइट सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात करते हैं। अब सुनिएगा, पार्टनरशिप में जो कैपिटल होता है ना, वो दो टाइप से इन्वेस्ट किया जा सकता है। सर 2 टाइप से मतलब, यहाँ देखिएगा, इसे नीचे कर लेते हैं। हाँ, तो कैपिटल जो होता है वो 2 टाइप से इन्वेस्ट किया जा सकता है। पहला जो टाइप होता है उसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। पहला जो टाइप होता है उसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, और जो अगला टाइप होता है उसे बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, हाँ जी। तो फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है वो ही बता रहा हूँ आपको, फिक्स्ड और ये दूसरा फ्लक्चुएटिंग। सर फिक्स्ड से तो ये समझ में आ रहा है कि ये जो है ना, ये चेंज नहीं होगा, दिस कैपिटल विल रिमेन सेम। ठीक है, इट विल रिमेन सेम जब तक आप पार्टनरशिप में हो, तब तक ये कैपिटल सेम रहेगा। ठीक है सर, तो कभी चेंज नहीं होगा? चेंज हो सकता है, देखिए, इट कैन बी चेंज्ड। कहाँ कहाँ चेंज हो सकता है? इन केस ऑफ एडिशंस टू द कैपिटल। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया, आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगाया, तो वहां पे ये कैपिटल चेंज होगा। उसके अलावा सर और कहाँ चेंज होगा? ड्रॉइंग्स फ्रॉम द कैपिटल, ड्रॉइंग्स फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट। अगर आपने बिजनेस में से कोई ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स का मतलब आप जानते हैं पर्सनली उसके लिए कोई पैसा जो है आपने विड्रॉ किया, तो वहाँ पे ये कैपिटल चेंज होगा, अदरवाइज ये कैपिटल चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो सिर्फ 2 ही केसेस में ये कैपिटल चेंज होता है, एडिशंस के केसेस में और ड्राइंग्स के केसेस में, अदरवाइज ये चेंज नहीं होता है। इट विल रिमेन सेम अंटिल द पार्टनरशिप एग्जिस्ट। ओके सर, और सर ये फ्लक्चुएटिंग का मतलब भी क्या होता है? जो बार बार चेंज होता रहता है, कम होता रहता है, बढ़ता रहता है, तो वो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, इट विल
change, it will change constantly. It will change constantly, and effect of every transaction will be adjusted. Effect of every transaction will be adjusted in capital only. अब समझिएगा, ठीक है। देखिए, कैपिटल कब कब चेंज हो सकता है, पहले तो वो बात कर लेते हैं। ये देखिएगा सर, ये कौन से ट्रांजैक्शंस की बात आप करके चल रहे हैं यहाँ पे? एक बात बताओ, कोई प्रॉफिट हुआ तो जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट मैं कहाँ ऐड करता हूँ? नॉर्मल सी बात है सर, वो प्रॉफिट मेरे कैपिटल में ऐड होता है। हाँ जी सर। कोई ड्राइंग्स हुई तो सर वो ड्राइंग्स में कहाँ एडजस्ट करता हूँ? सर कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। ओके। कोई भी लॉस हुआ तो वो कहाँ एडजस्ट करूँगा? सर कैपिटल में एडजस्ट करूँगा। कोई भी मुझे सैलरी मिली, कमीशन मिली, बोनस मिला, सर कहाँ एडजस्ट होगा? सर सब कैपिटल में तो एडजस्ट होता है। तो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं हम लोग उसे कैपिटल में या तो ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो फ्लक्चुएटिंग में तो यही होगा, ठीक है ना। हर एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव द इफेक्ट ऑन द कैपिटल अकाउंट। जो भी ट्रांजैक्शन पार्टनर से रिलेटेड होंगे हमारे, वो कैपिटल अकाउंट में या तो ऐड हो जाएंगे या लेस हो जाएंगे। ये फ्लक्चुएटिंग में होता है, बट फिक्स्ड में ऐसा नहीं होगा। फिक्स्ड में सिर्फ दो ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट आएगा, या तो कोई एडिशंस है या फिर कोई ड्राइंग्स है। उसके अलावा बाकी सारे ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। ओके सर। और फ्लक्चुएटिंग में तो हर एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में ही डाल देते हैं, तभी तो उनका नाम रखा है फ्लक्चुएटिंग, जो बार बार चेंज हो रहा है। राइट सर। बट सर एक चीज समझ नहीं आई, मैंने बोला क्या समझ में नहीं आया सर? यहाँ पे अगर सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शंस जा रहे हैं तो बाकी सारों का क्या होगा? व्हाट अबाउट द रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस, लाइक प्रॉफिट, लाइक सैलरी, लाइक लॉस, सर लाइक इंटरेस्ट, सर उनका क्या होगा? रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उन्हें हम लोग करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं, ठीक है। रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस लाइक इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस, एवरीथिंग विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट्स, ठीक है ना। वो करंट अकाउंट के थ्रू हम लोग करके चलेंगे। ओके सर। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग वापस आ जाते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। ये मैंने आपको कैपिटल समझा दी कि कैपिटल दो टाइप के होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होते हैं दो टाइप की होती हैं। एक तो फिक्स्ड नेचर की होती है, एक फ्लक्चुएटिंग नेचर की होती है। फिक्स्ड चेंज नहीं होती है, रिमेन सेम। और दो सिचुएशन में चेंज हो सकती है, एडिशंस होंगे या फिर ड्राइंग्स होंगी, तभी वो चेंज होगी, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगी। और फ्लक्चुएटिंग जो होता है वो कॉन्स्टेंटली आपके चेंज होते रहते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट जो है वो कैपिटल में ही आएगा, लाइक प्रॉफिट, बोनस, कमीशन, सैलरी, ड्राइंग्स हो गई, लॉस हो गया, जो भी सारे ट्रांजेक्शन हैं आपके, सारे के सारे कैपिटल अकाउंट में ही हम लोग एडजस्ट करके चलेंगे, ठीक है सर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट की बात कर रहा था मैं, तो पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be interest on capital will be given या provided at opening capitals. Interest on capital will be provided at opening capital. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो मैं बोल रहा था आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन और प्रोवाइडेड एट ओपनिंग कैपिटल्स, ठीक है। तो ये ओपनिंग कैपिटल्स के ऊपर दिया जाता है, ये पॉइंट अब आपको लिखने हैं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से आपको फेयर करवा रहा हूँ, तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन या प्रोवाइडेड एट ओपनिंग कैपिटल्स, ठीक है सर। पॉइंट नंबर 2, इफ एनी एडिशंस
या ड्राइंग्स, if any additions or drawings are made during an accounting year, then interest will be calculated proportionately. तो अगर कोई एडिशंस हुए हैं, कोई ड्राइंग्स हुई हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो इंटरेस्ट को हम लोग प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करके चलेंगे। जैसे मैं ऊपर आपको एग्जांपल दे रहा था कि 14 जून को मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो 9.5 महीने का इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ पे 9.5 महीने का ही इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तीसरा पॉइंट, हालांकि मुझे पहले लिखवाना चाहिए था बट कोई नहीं, नो इंटरेस्ट विल बी गिवन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सर ये तो आप बता चुके हैं, हाँ फिर भी यहाँ पे लिख लीजिए, नो इंटरेस्ट विल बी गिवन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड्स। तो अगर डीड नहीं है तो किसी भी टाइप का इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। ओके, और चलो चौथा पॉइंट ये है, इन केस ऑफ in case of fixed capitals, interest will be given या जिसे हम बोलते हैं एडजस्टेड इन करेंट अकाउंट्स। तो वहां पे हम लोग करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट को डाल देंगे। ओके सर, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं आगे। ऑलराइट, ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जिससे आपको थोड़ा ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके सर, एग्जांपल सपोज करिए ए एंड बी जो थे, ठीक है ना, उनका 1 अप्रैल 2021 को कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया। 1 अप्रैल 2021 को कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ मैं ले लेता हूँ ए का और यहाँ ले लेता हूँ बी का। तो ए ने लगाया 2 लाख और बी ने लगाया 3 लाख, टोटल हो गया यहाँ पे 5 लाख का। देन मैं बोलता हूँ 1 जुलाई 2021 को हो गई ड्राइंग्स। 1 जुलाई 2021 को हो गई ड्राइंग्स, यहाँ हो गई 20,000 की, यहाँ हो गई 50,000 की। देन मैं बोलता हूँ 1 सितंबर 2021 को हो गए एडिशंस। 1 सितंबर 2021 को हो गए एडिशंस, यहाँ हो गए 60,000 के और यहाँ हो गए आपके 40,000 के, ठीक है। तो ये आपके सामने दे रखा है आपको। अब इसमें मैं और भी ले सकता हूँ बट अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करके चलना है, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे पूरे साल मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2021 तक क्या कैपिटल सेम रहा है? द आंसर इज नो। यहाँ पे कैपिटल पूरे साल सेम नहीं रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल जो है वो कम भी हुआ है फिर बड़ा भी है, तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। अब देखिए इसको ना कैलकुलेट करने के भी 2 मेथड होते हैं। मैं बोलता हूँ कोई मेथड आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। पहली बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं सिंपल मेथड। तो ये इसका नाम होता है सिंपल मेथड। सर सिंपल है तो सिंपल ही होगा, हाँ। देखिए सिंपल मेथड में कुछ नहीं करना। यहाँ देखो, पहला 1/4/2021 को कितना लगाया था? सर 2 लाख इन्वेस्ट किया था। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे बताना भूल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो है 10% पर एनम का, ठीक है, 10% पर एनम का
रेट है उसका। तो जो 2 लाख लगाया मैंने, वो 2 लाख कब से लेके कब तक के लिए था? सर वो 2 लाख आपने 1/4/2021 को इन्वेस्ट किया और 1 जुलाई को ड्राइंग्स हो गई। तो कहना है इसे अप्रैल से लेके जून तक, अप्रैल मई एंड जून 3 महीने तक ये 2 लाख रुपए आपके बिजनेस में इन्वेस्ट थे। हाँ सर ठीक बात है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट मैं दूंगा 2 लाख के ऊपर 10%, वो सर 3 महीने का दूंगा, हाँ या ना? हाँ सर ये 3 महीने का हम लोग देके चलेंगे। ओके, अब यहाँ देखो अगली डेट आ गई 1 जुलाई 2021। फटाफट से ये बताओ मेरे को, क्या 1 जुलाई को कैपिटल 2 लाख रुपए था, या ज़्यादा था या कम था? सर ये सर 2 लाख रुपए में से आपने 20,000 तो विड्रॉ कर लिए, तो सर ये हो गया 1,80,000 रुपीज़। इट इज़ 1,80,000 रुपीज़ नाउ। ठीक है सर। अब एक बात सोचो, ये 1,80,000 यहाँ पे जो हुआ, ये कब तक के लिए हुआ? सर ये जुलाई में आपने पैसे निकाले, तो उसके बाद 1 सितंबर को आपने और पैसे लगा दिए, तो जुलाई और अगस्त सर 2 महीने के लिए ये 1,80,000 रहा। तो सर इंटू 10% और इंटू 2/12। हाँ सर ये ठीक है, समझ में आ गई बात। दोबारा बोल रहा हूँ, देखिए जो 1 अप्रैल को कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ था 2 लाख का, वो 30 जून तक 2 लाख रहा एज इट इज़, क्योंकि 1 जुलाई को आपने पैसा विड्रॉ किया है। तो 3 मंथ्स के लिए वो पैसा 2 लाख रहा, तो उसमें मैं 3 मंथ्स का इंटरेस्ट दे दूंगा। अगली बात, 1 जुलाई को मैंने जब ड्राइंग्स की तो वो पैसा हो गया 1,80,000। और कब तक के लिए? सर जुलाई और अगस्त के लिए, क्योंकि सितंबर में मैंने और एडिशंस कर दिए। ठीक है सर, आगे बात करते हैं सितंबर। सर सितंबर को आपने 60,000 का एडिशन किया, तो ये 1,80,000 यहाँ पे था, प्लस उसमें 60,000 और जुड़ गए, तो सर ये हो गया 2,40,000। और सर ये 2,40,000 कितने महीने के लिए रहा? सर सितंबर से लेके मार्च तक के लिए। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सर ये हो गए आपके 7 महीने, इंटू 10% इंटू 7/12 इंटू 7/12। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये 3, ये +2 5 और +7 12, ये 12 ही आएगा हमेशा। बस ये अमाउंट अलग अलग हो गया, क्योंकि 3 मंथ्स के लिए कुछ और अमाउंट था, 2 मंथ्स के लिए कुछ और अमाउंट था, और 7 मंथ्स के लिए कुछ और अमाउंट था। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको चेंज किया है। बाकी जो महीने हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। चलिए इसको निकाल देते हैं। ये हो गया 20,000 इंटू 3/12, सो दिस इज 5,000 रुपीज़। Then 18,000 into 2/12, so this is 3,000 rupees. And 2,40,000 into 10% is 24,000 into 7/12, this is 14,000 rupees. So total करेंगे तो ये हो गया 17 और 5 22,000. So total interest will be 22,000 only. क्लियर हो गई बात? हाँ सर क्लियर हो गई। अब जो दूसरा मेथड है ना, उसका नाम होता है, second method is known as product method. आप इसको देखिए जब तक मैं पानी पी सकता हूँ। यस सर। तो सेकंड मेथड का नाम होता है प्रोडक्ट मेथड। इसके अंदर क्या किया जाता है? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है सर? प्रोडक्ट का मतलब होता है सर मल्टीप्लाई करना। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं बोलता हूँ ये आ गया अमाउंट। किस चीज़ का अमाउंट सर? कैपिटल का अमाउंट। ठीक है। और ये आ गए आपके मंथ्स, ये आ गए आपके मंथ्स। ठीक है। और उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं प्रोडक्ट, यहाँ लिख देता हूँ मैं प्रोडक्ट। ठीक है। और सबसे पहले डेट ले लेते हैं। चलो, तो डेट हो गई सबसे पहले 1/4/2021। इसे बोलता हूँ मैं ए, इसे बोलता हूँ मैं बी, तो प्रोडक्ट होगा ए इंटू बी।
और देखना इसका लॉजिक कितना ही सिंपल होगा। तो 1/4/2021 को सर 2 लाख था, कितने महीने के लिए था सर 3 महीने के लिए, तो इनका प्रोडक्ट हो गया 6 लाख। ओके सर। देन 1 जुलाई 2021 को सर ये था 1,80,000, कितने महीने के लिए सर 2 महीने के लिए, तो प्रोडक्ट हो गया 3,60,000। देन 1 September 2021 को ये था 2,40,000, कितने महीने के लिए, ये था आपका 7 मंथ्स के लिए। तो इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2,40,000 इंटू 7, तो ये हो गया सर 16,80,000। ओके सर। अब आपको क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल सा जो है आपका मेथड है ये। सर इनका प्रोडक्ट करना है। ओके, इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हमने कर लिया, अब इनका सम कर लेते हैं। सम, तो सर इनका सम हो गया 6 और 3 9,60,000 प्लस 16,80,000। सो सर दिस इज 26,40,000 रुपीज़। दिस इज 26,40,000 रुपीज़। ओके सर। अब क्या करना है सर, देखिए अब कुछ नहीं करना है आपको, आपने प्रोडक्ट निकाल दिया। अब आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, जो प्रोडक्ट है आपका, दिस प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12 इनटू 1/12। तो कर लेते हैं एक बार, 26,40,000 इनटू ROI है 10% और इनटू 1/12। तो इसको करेंगे आप तो ये भी 22,000 ही आएगा निकल के आपके सामने, बिल्कुल सेम जो है वो रहेगा। ठीक है, तो किसी भी मेथड से करेंगे आप, इधर दिस और दिस, तो आंसर आपका हमेशा सेम रहेगा। और देखिए लॉजिक है इसके पीछे, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ देखिएगा एक बार, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इस अमाउंट में इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 7 आप बार बार कर रहे हैं यहाँ पे अलग अलग। यहाँ पे भी तो किया आपने इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, और यहाँ पे भी वही किया आपने, 2 लाख इंटू 3, 180 इंटू 2 और 240 इंटू 7, तो यहाँ पे भी वही किया आपने। अब सबको बार बार डिवाइडेड बाय 12 किया आपने, यहाँ पे मैंने क्या किया, सबको प्लस किया और कॉमन को एक बार डिवाइड बाय 12 कर दिया। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है यहाँ पे, बस पहले हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उसके बाद एक सिंपल सा डिवीजन करके आंसर निकाल देंगे। और सर यहाँ पे क्या फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा जो कैपिटल है आपका, कैपिटल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स या डेज अपॉन, अगर मंथ्स है तो अपॉन 12 होगा, डेज है तो अपॉन 365 हो जाएगा। ओके सर, ये बात समझ में आती है आपको। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पे। ठीक है सर, ये समझ में आता है। ओके सर। सर आपने एक चीज़ लिखवाई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो सर ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। सर इसका मतलब क्या हुआ, चलिए इसके लिए भी एक एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दैट। सपोज करिए ए एंड बी दो पार्टनर्स थे आपके। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2022 मतलब एंड में उनका जो कैपिटल था ए का और बी का वो इस तरीके से था, ए का था 1,50,000 एंड जो बी का था वो था 75,000। ठीक है, ये दोनों कैपिटल थे हमारे। फिर सपोज करो इनकी ड्राइंग्स जो थी ड्यूरिंग द ईयर, इनकी जो ड्राइंग्स थी आपकी वो थी आपकी 20,000 सपोज, और इनकी थी 5,000। ठीक है, ओके सर। देन उसके अलावा एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, हाँ जी, मैं ले लेता हूँ प्रॉफिट। जो इनका प्रॉफिट था हमारा, ठीक है, प्रॉफिट जो था इनका था 12,000 और इनका था 4,000। ठीक है, ये मैंने, चलो प्रॉफिट का भी एक फिगर मैंने अज्यूम करके ले लिया। ठीक है सर। अब एडिशनल कैपिटल भी यहाँ पे ले लेते हैं, एक एडिशंस जो हमने करी वो भी हम ले लेते हैं आपका।
ठीक है, ये सपोज बी ने करी सिर्फ 16,000 की और ए ने कुछ भी नहीं करा, ठीक है ना। और लास्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है हमारा 12% पर एनम का, ठीक है। 12% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ यू विल हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है सर। तो सर ये तो बहुत इजी सा लग रहा है और बहुत इजी है भी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे आपको, ठीक है ना। ओके सर, अब सोचो आप लोग, बहुत ध्यान से सोचना। क्या मैं, अगर आपके सामने ये फिगर दे रखे हैं तो आप क्या करेंगे? सर आपने लिखवाया ना इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ओपनिंग कैपिटल, और सर ये तो क्लोजिंग कैपिटल है, ये 1,50,000 और 75,000 तो सर क्लोजिंग कैपिटल है, तो इसके ऊपर तो इंटरेस्ट में नहीं निकाल सकता। ये देखिए ना, मैंने आपको यहाँ लिखवाया हुआ है, सबसे पहला पॉइंट ये है, विल बी प्रोवाइडेड एट ओपनिंग कैपिटल्स। तो इंटरेस्ट जो होगा वो ओपनिंग कैपिटल्स के ऊपर दिया जाएगा, ना कि क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर। और सर ये तो क्लोजिंग कैपिटल्स हैं, तो सर इसके ऊपर इंटरेस्ट हम लोग नहीं दें क्या? तो हम एक काम करते हैं ना, सबसे पहले एक काम करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। लेट्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल्स, सॉरी, लेट्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स। सर क्लोजिंग तो हमको दे ही रखा है, हम क्या करते हैं, क्लोजिंग के थ्रू ओपनिंग कैपिटल्स जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है सर। निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, कैसे निकालेंगे सर? यहाँ देखिए, सोचना बहुत ध्यान से, तुम ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाने के लिए क्या क्या करोगे? सर ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाने के लिए सर हम लोग ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे, अगर कुछ पैसा लगाया है उसको ऐड कर देंगे, और कोई भी अगर जो प्रॉफिट वगैरह हमको मिला है उसको माइनस कर देंगे, तो हम क्लोजिंग पे पहुंच जाएंगे, हाँ या ना? हाँ सर ये सही बात है। तो ये करेंगे हम लोग, ओपनिंग में ड्राइंग्स को माइनस, एडिशंस को ऐड, अगर कोई प्रॉफिट हमको मिला है उसको भी ऐड करेंगे, तो क्लोजिंग निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अब रिवर्स जाना है, तो जो ऐड किया था उसे माइनस करो, जो माइनस किया था उसे ऐड करो, बहुत सिंपल सी बात है। हाँ सर समझ गए हम, ठीक है। तो क्लोजिंग थे 150 और 75। तो अब सोचो, ड्राइंग्स जो हैं, ड्राइंग्स आपने क्लोजिंग निकालने के लिए, मतलब इस 1,50,000 में जो ड्राइंग्स हैं वो ऑलरेडी माइनस हो चुकी होंगी, तो सर ओपनिंग निकालने के लिए रिवर्स करना है, तो हम ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे। ओके सर, तो ड्राइंग्स को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, 20,000 और 5,000। प्रॉफिट, सोचो ना, प्रॉफिट आपको कैपिटल पे दिया गया है, ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा जो है वो कैपिटल में ऐड होता है। सर हाँ ये तो हमने 11th में भी देखा था, जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड होता है, तो यहाँ पे भी कैपिटल में ऐड हो रहा होगा प्रॉफिट, तो सर प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। सर हमें ओपनिंग निकालना है, फ्रेश कैपिटल निकालना है, तो प्रॉफिट को बिना एडजस्ट किए वाला कैपिटल, तो सर ये हो गया 12,000 और ये हो गया 4,000, ये मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है सर। और एडिशंस जो बी ने करी हैं, तो सर एडिशंस जो हैं वो हमने यहाँ पे ऐड की होंगी, और इसमें एडिशंस हमारी ऐड होके आ रही होंगी, तो सर इन्हें भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैं एडिशंस को भी माइनस कर देता हूँ, जो कि हैं हमारी 16,000 की। तो सर ये सब करने के बाद जो निकल के आएगा वो आएगा ओपनिंग कैपिटल। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 150 प्लस 20 170 माइनस 12, तो दिस विल बी 1,58,000। ओके सर, एंड 75 प्लस 5 हो गया आपका 80, 80 माइनस 4 76, एंड प्लस ओ सॉरी माइनस 16 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़। आती है बात समझ में? हाँ जी सर, ये बात समझ में आ गई है। ओके सर, अब बहुत ध्यान से सुनना, ये कैपिटल आ गया हमारा ओपनिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ही तो इंटरेस्ट निकालेंगे। हाँ सर, इसके ऊपर ही इंटरेस्ट हम लोग निकाल के चलेंगे, ठीक है सर। तो यहाँ देखिए इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, इसकी बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू सर 1,58,000 रुपीज़ इंटू 12%, तो सर ये हो जाएगा हमारा, सिंपल सी बात है, 1,58,000 इंटू 12% करोगे आप, तो इट विल बी इंटू 12% 18,960, एंड बी का हो जाएगा सर 60,000 इंटू, सर ये हो गया हमारा 12%, तो सर ये हो गया हमारा 7,200।
का हमारा कैपिटल हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर, ये बात समझ में आ गई है हमको, और ये इजी था हमारा। ठीक है, सो दिस इज़ योर टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ तक की बात मैंने करी है आपकी। ठीक है, चलिए एक और चीज़ यहाँ पे लास्ट लिख लीजिए। यहाँ पे मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी करा दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज की। कैलकुलेशन आपको आ गई है, अब बात कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज की। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी हमारी सबसे पहली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करेंट अकाउंट। अगर हमारे कैपिटल फिक्स्ड हैं तो वो करेंट अकाउंट में जाएगा। देन सेकंड हो जाएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस एंट्री का क्या लॉजिक है ये बाद में समझ में आ जाएगा, आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत सिंपल सी एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो हमारा करेंट अकाउंट में जाएगा, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो वो हमारा कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये दो जनरल एंट्रीज हो जाएंगी हमारे रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए, सो पीपल दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने आज आपको जो बताया उसको प्लीज़ आप लोग रिवाइज करिएगा। मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेकर आऊँगा जिसके अंदर हम लोग आगे के जो एडजस्टमेंट है उसकी बात करके चलेंगे। सारे फंडामेंटल्स के लेक्चर आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, और आज मैंने आपको ये पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कराई। जो अगला लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और P&L एप्रोप्रिएशन कराऊंगा। ठीक है, तो लगभग 2 से 3 लेक्चर्स और मैं आपके यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, वेट फॉर इट, लेक्चर ज़रूर आएंगे, उसके अंदर मैं आपको ये कंप्लीशन डेफिनेटली करा के चलूँगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप प्लीज़ मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, और कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझसे पूछें। ठीक है, दिस इज़ माय नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड टेक केयर।